Hello students, welcome to an academy and I'm Shiv Semwal and today I'm going to take the fifth lecture of chemical thermodynamics. बच्चे लोग आज का लेक्चर और भी लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे पर आज का लेक्चर है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 95 स्टूडेंट्स का 95% स्टूडेंट्स का ये टॉपिक डाउन। तो ये सोचना पड़ता है कि एंथैल्पी एग्जैक्टली है क्या। आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। उससे पहले थोड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे कि केमिकल थर्मोडायनामिक्स लेक्चर 1, उसमें मैंने आपको सिखाया था बेसिक डेफिनेशंस जो थी हमारी। अब वो बेसिक डेफिनेशंस हमारी क्या क्या थी, आइए मैं वो बता देता हूँ आपको। पहली थी सिस्टम एंड सराउंडिंग, यूनिवर्स के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ सिस्टम बताया आपको। उसके बाद आपको बताया स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट वेरिएबल्स, बाउंड्री बताया जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। उसके बाद हमने एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताया, देन हमने थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस बताए, फिर हमने डेफिनेशन करी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ये था मेरा लेक्चर नंबर। जो लोग मेरे लेक्चर को पहले देख रहे हैं वो लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हैं। देन लेक्चर नंबर 2, उसमें मैंने पढ़ा हीट के बारे में, एवरी टाइप ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर रिलेशन हमने दिया, मोनो एटॉमिक एटोमिसिटी के बारे में बताया। वो लेक्चर नंबर 2 में था। लेक्चर नंबर 3 में था हमारा वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी। हमने वर्क डन डिटरमाइन किया था हर केस के लिए, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक हो, आइसोबारिक हो, आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, सब के लिए हमने निकाल दिया था। फिर आए हम फोर्थ लेक्चर पे। फोर्थ लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमने पढ़ा था उसका ऑब्वियसली पीछे से बहुत लेना देना था। तो पीछे से लेना देना किससे था? हीट से, वर्क डन से, डेल यू से। अब ये होता क्या है हीट, वर्क डन एंड डेल यू? बच्चे लोग, ये थे थर्मोडायनामिक, ठीक है। अब उसके बाद नया थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स आता है जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। तो डेल एच पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा बच्चे लोग, सब ध्यान से देखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं इंस्टॉल किया है अन अकेडमी लर्निंग ऐप, तो यहां से बच्चे लोग आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप जाएंगे स्टेप 3 में, प्लस में बच्चों, और प्लस के बाद जाएंगे आप बच्चों नीट यूजी में। इसमें जाएंगे नीट यूजी, और नीट यूजी के बाद आपको क्या मिल जाएगा यहां से? सब्सक्रिप्शन। बच्चों लोग, ये मेरा कोड है शिव लाइव, आपको इसका यूज करना है। इस कोर्स के क्या बेनिफिट्स हैं, इस कोर्स के क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं बता देता हूं। ये मेरे सामने कोर्स हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24, ठीक है। आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं बट यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ 12 मंथ एंड 24 मंथ का कोर्स। 12 मंथ का कोर्स है आपका क्लास 12th के लिए एंड ड्रॉपर्स के लिए। 24 मंथ का कोर्स है आपका 9th, 10th। अगर बच्चों आप मेरे इस कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलता है डिस्काउंट। 1 ईयर आफ्टर डिस्काउंट आपको देना होगा 34,200 रुपीज, एंड फॉर 2 years यू हैव टू पे 58,500। बच्चों लोग, अन अकेडमी नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टीचिंग के लिए। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ाने जो वन ऑफ द फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे चॉइस भी आप जिससे पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म। सेकेंडली, मैं आपको एक बात खुद बताना चाहूंगा, मेरे लेक्चर देखने के बाद आपके पास जब भी कोई डाउट होता है तो अपने डाउट को आप कलेक्टिवली पकड़ के, क्योंकि देखिए आप भी लेक्चर देखेंगे आपके मैक्सिमम कंफ्यूजन दूर होंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस लेक्चर के बाद क्या उसका प्रॉपरली रिवीजन कर रहे हैं, क्या आप उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं। अगर आप 100% मुझ पर डिपेंडेंट रहेंगे तो उसका नुकसान ये है कि आप खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। जैसे आज मैंने बोला आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मैंने पढ़ा, तो आप उसे देखिए और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करिए, तो आपको तुरंत फीडबैक मिलता रहेगा, अरे सर ने हमें ये पढ़ाया, अरे इससे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये मेरा पॉइंट है, आप लोग तुरंत क्विक क्विक फीडबैक हो जाएगा आपको एकदम से, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एंथैल्पी। बच्चों लोग, मैंने अक्सर देखा है, जब मैं खुद भी 11th क्लास में था तो मैं देखता था कि बच्चों एंथैल्पी बहुत कंफ्यूज करता था, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता था एंथैल्पी लोगों को, कि एंथैल्पी एग्जैक्टली होता क्या था। मैं जिससे भी पूछूं व्हाट इज एन एंथैल्पी, तो बोलते थे हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, सब बोलते थे। मैं सबसे ही पूछता था ना व्हाट इज एंथैल्पी, तो सब बोलते थे हीट कंटेंट, हीट
रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। और मैं पूछता भैया बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी, अब बोल नहीं पाता था, मैंने देखा ही लोगों से पूछ के। फिर उसके बाद और मैंने पढ़ा कि एंथैल्पी क्या होता है, तो बोलते थे एंथैल्पी इज द हीट ड्यू टू इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम। कि मैं भी हैरान हो गया, मैंने खुद ही देखा, ये देखिए व्हेन वी डील सर्टेन प्रोसेस इन ओपन वेसल it becomes essential to introduce in place of internal energy a new thermodynamics function called heat enthalpy. The new function denoted by H, and H is equal to E plus P. ये मैं क्यों यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ, आपको ये बताने के लिए कि समझ में ही नहीं आया एंथैल्पी क्या है एग्जैक्टली। एंथैल्पी समझ में ही नहीं आया क्या होता है, यही मुझे आप लोगों को बच्चे लोग सिखाना है। बहुत ध्यान से आपको इसको देखना। ये एंथैल्पी है, ये इंटरनल एनर्जी है, ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम इसने वर्क डन दिया। ये प्रेशर कौन सा दिया है इसने, एक्सटर्नल प्रेशर है। क्या है ये, एक्सटर्नल प्रेशर। आइए समझते हैं हमने कि ये सारा जो प्रोसेस ने समझाया, यहाँ पे हमें एक बार भी समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली एंथैल्पी होता क्या है। तो आइए आपको सिखाता हूं एक बहुत ही सटीक तरीका। देखिए ये है आपका एंथैल्पी। क्या है आपका एंथैल्पी। किसी से भी पूछोगे एंथैल्पी क्या होता है तो उसका एक ही आंसर रहेगा, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। बच्चों लोग, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसीलिए इसको लिखते हैं हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पी। मैं इस बात को आपको सिखाने से पहले कुछ बातें बताऊंगा। एक बात मुझे बताओ, इसने कहा एंथैल्पी जो है ना वो है आपका बेसिकली एंथैल्पी इज ड्यू टू द हीट ड्यू टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्लस हीट ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम सिस्टम, हीट ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम सिस्टम। कोई बोलेगा आपसे व्हाट इज एन एंथैल्पी, तो अगर आप उसको बोलोगे ना एंथैल्पी इज द हीट ड्यू टू इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, वो वहीं आपको कह देगा ये डेफिनेशन आपकी गलत है। अगर आप बोलोगे H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी तो बोलेगा हाँ सही है। पर वो पूछेगा अच्छा और कुछ तो बताओ, तो उसको ये बोलना कि जब इंटरनल एनर्जी जो तुम्हारी होती है, क्या होती है आपकी ये इंटरनल एनर्जी। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखना, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी किस लेवल पे होती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे। किस लेवल पे होती है ये, मॉलिक्यूल्स। मतलब इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। तो जब आप इंटरनल एनर्जी की ही एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते तो आप एंथैल्पी की कैसे निकाल सकते हो। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। या आप ये भी बोल सकते हो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू एच निकालने का। ठीक है, अब आपको समझाते हैं सर इस डेरिवेशन का मतलब क्या है। इस डेरिवेशन का मतलब है, मान लीजिए आपके सामने कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी होगी उसकी इंटरनल एनर्जी प्लस उस सिस्टम में कुछ तो हो रहा होगा, इधर एक्सपेंशन और कंप्रेशन। प्रेशर वॉल्यूम के थ्रू कुछ तो हो रहा होगा, प्रेशर वॉल्यूम कुछ तो वर्क डन हो रहा होगा, वो उसने इंक्लूड किया है। या आप ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए एक ये सिस्टम है, मैं इस सिस्टम को लाके यहां पे रख दिया, ये आपके सामने मैंने यहां पे रख दिया। जब आप इस सिस्टम को यहां रखोगे तो इसके अंदर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी तो ऑलरेडी है। मान लो मैं यहां से कहां गया, मान लो फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में हूं और मुंबई से मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली गया मैं, सिस्टम हूं ना, मेरे अंदर एनर्जी तो ऑलरेडी है। अब वहां जाने के बाद कुछ तो चेंज आएगा मेरे शेड्यूल में, कुछ तो चेंज आएगा ना मेरे शेड्यूल में। दैट चेंज, उस चेंज को उसने नाम दिया है वर्क डन ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम, या हीट ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसी को बोलते हैं एंथैल्पी। दूसरी बात, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन, यहां पे हम इस बात को लिख देते हैं, इट इज क्या, कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ। तो इस तरह से हम इस डेरिवेशन को यहां पे बोल देते हैं। अगर बच्चों लोग अभी भी आपको डाउट है, फिर मैं समझाता हूं। मान लीजिए मैं मुंबई से चला गया दिल्ली, तो मेरे अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। अब जब मैं मुंबई जाऊंगा तो मेरे शेड्यूल में कुछ तो चेंज आएगा, दैट चेंज। अब यहाँ पे शेड्यूल मत समझ बैठना कि एंथैल्पी में शेड्यूल कहां से आ गया। एक बेसिक एग्जांपल दिया है मैंने, मेरे अंदर एक अपने आप एनर्जी है, दिल्ली में जाके मेरा शेड्यूल जो चेंज आएगा, दैट चेंज
मेरे को वहां पे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, दैट चेंज। ठीक है, तो इसलिए बच्चों लोग हम कभी भी एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं उसको चेंज को, क्या निकालते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। तो एक बात बताओ, आप चेंज कैसे निकालोगे, चेंज आप निकालोगे डेल एच इज इक्वल टू डेल ई या डेल यू, कुछ भी ले सकते हो, पहले ही बोला था मैंने आपको, प्लस पी डेल पी वी, यहां से डेल एच आ जाएगा आपका डेल ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी। बच्चा लोग मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ लेना इस बात को, ये बात हर जगह वैलिड है। डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। अब आइए आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम कहां पे हो। जब आपने इसको ऐसे लिखा और जब आप बुक खोलोगे, कहीं भी बुक देखोगे ना, तो हमेशा इसका फॉर्मूला बच्चा लोग ऐसे लिखा हो, ठीक है, और उसके बाद लिखा होता है डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। बस बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आता, ये कहां से आया भाई, ये सही है या ये सही है। बच्चा लोग 100% बच्चों ये सही है, 100% सही है, और आपको इस बात को हमेशा याद रखना है। अब आप कहोगे सर ये बात सही क्यों नहीं है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं, और इस पॉइंट पे भी आएंगे। आज एंथैल्पी, आज हमारा एम है एंथैल्पी को बिल्कुल खत्म कर देना एकदम, मतलब एकदम एक एक चीज इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए। आइए बच्चों, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे इसे। मैं आपसे कहता हूं कि डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, आपने अभी जो फॉर्मूला लिखा था प्लस पी वी टू माइनस वी वन, आप मुझे बताओ ये फॉर्मूला कब पॉसिबल है, ये फॉर्मूला कब पॉसिबल है। ये फॉर्मूला बच्चा लोग तभी पॉसिबल है जब आप बोलते हो एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट बच्चा लोग प्रेशर। और अब आप कहोगे अच्छा हमें तो नहीं पता, अगर मान लो हम इसको ऐसे कह दें तब क्या है, अगर हम इसे ऐसा कर दें तो क्या है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है। तो अब आप बोलोगे सर, मैं बोलूंगा बच्चों लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोडक्शन तब पॉसिबल है जब मैं बोलूंगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा किया कैसे, क्यों आप ऐसा कर रहे हो। देखो बच्चों, मैक्सिमम जो रिएक्शंस होती हैं, मैक्सिमम जो रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शंस होती हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। क्या होती हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। मैक्सिमम रिएक्शन किस पे होती है, इस पे होती हैं, इसलिए हम इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। बच्चा लोग सबको समझ में आया कि नहीं आया, बच्चा लोग सबको समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक सबको ये समझ में आना चाहिए। आराम से देखिए, यहां पे हमने क्या सीखी, पहली बात सीखी हमने डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि एंथैल्पी का फॉर्मूला डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी, पर हाँ ये हर जगह, पहले आप इसको अप्लाई करेंगे, फिर आप देखेंगे कि क्या कांस्टेंट प्रेशर पे, क्या कांस्टेंट प्रेशर पे। अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि ये रिएक्शन ज्यादा सटीक है इस रिएक्शन से, इसका एक एग्जाम्पल लेके आया हूं, सबसे बाद में न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, इसी के साथ कराऊंगा, ताकि आपको ये बात हमेशा लर्न रहे, ठीक है। तो आइए, ऐसा क्यों कि दिस रिएक्शन इज बेट दिस इक्वेशन इज बेटर देन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, देखिए इस न्यूमेरिकल्स को। 1 mole of non-ideal gas undergoes a change of state, 2 atmosphere 3 liter 95 Kelvin to 4 atmosphere 5 liter 245 Kelvin with a change in internal energy del U is equal to 30 liter atmosphere. Calculate the change in enthalpy. मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि del H is equal to del U प्लस ब्रैकेट में P2V2 माइनस P1। अब मैं आपको फॉर्मूला देता हूं del H is equal to del U, जो डायरेक्टली बुक लिख देता है इसको V2 माइनस। अब अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप बोलोगे
सर ये तो फॉर्मूला तभी लगेगा ना कि कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। तो मुझे बताओ यहाँ कांस्टेंट प्रेशर क्या है? प्रेशर तो चेंज कर रहा है 2 एटमॉस्फेयर से 4 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन। आप इसको यूज ही नहीं कर सकते हो। तो अब आप बोलोगे सर फिर हम यूज क्या कर सकते हैं? तो मैंने बोला था ना, ये फॉर्मूला 100% हर जगह वैलिड है। आप पहले उस कंडीशन को देखिए कि क्या वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है या नहीं हो रही, वो रिएक्शन उस पर हो रही है या नहीं हो रही है। तो डेल यू कितना आएगा आपका? देखो यहाँ पे दिया हुआ है 30 प्लस P2 कितना है बच्चों लोग? 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चा लोग P1 एंड बच्चा लोग P2। तो यहाँ से आएगा आपका 30 प्लस 20 माइनस 6, ये आ जाएगा 30 प्लस 14 बच्चों लोग, और आपका आंसर आ गया 44 लीटर एटमॉस्फेयर। मुझे लगता है बच्चों लोग जो बातें मैंने देखिए, ये फॉर्मूला गलत नहीं है बच्चे, पर हर जगह ये वैलिड रहेगा आपका। फिर वहां पे देखो कि कांस्टेंट प्रेशर है कि नहीं। चलिए, ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पर पता है मैं क्या करता हूं? मैं यूजुअली प्रेफर करता हूं बच्चों को एक बात, जानते हो क्या? कि अगर ये इस क्वेश्चन को मैं देता तो मैं इसको और कैसे चेंज करके देता। मैं यहां दे देता डेल यू इज इक्वल टू 30 जूल, और फिर आपसे कहता कि डेल एच को निकालो। तो मैं आपको बताऊं एक बात, जैसे आपने यहाँ पे डेल एच लिखते 30 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3, और आप निकाल देते इसका आंसर 44, और एग्जामिनर वहां पे इस क्वेश्चन को गलत कर देता। जो भी आपकी कॉपी चेक करता, वो जो भी आपका करेक्शन होता, वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाता। क्यों गलत होता? क्योंकि आपने देखा ही नहीं ये किस में है, जूल में, और ये किस में है, लीटर एटमॉस्फेयर में। आप बोल रहे हो सर क्यों बार बार बताते रहते हो? ये बात लास्ट क्लास में ही बताई थी बच्चों लोग, बिल्कुल बताई थी, और एंड तक बताता रहूंगा, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चा सबसे ज्यादा करके आता है। तो बच्चों प्लीज एक रिक्वेस्ट है, डेल एच, डेल यू एंड बच्चों लोग P2V2 माइनस P1V1, बच्चों लोग इनकी हमेशा सेम यूनिट याद रखना, ये सबसे पहला काम है। नीट का पेपर हो या एम्स का पेपर हो या एडवांस का, हमेशा ये बात सामने आएगी, वो हमेशा ये चीज चेंज करेगा। और अगर आप लोगों ने मेरा हीट वाला देखा हो तो मैंने वहां पे लिखवाया था, और मैंने क्वेश्चन भी कराया था लास्ट क्लास में कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर 101.3 जूल, 101.3 जूल। बच्चा लोग समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये हमने क्वेश्चन यहां से कर दिया, तो इसका आंसर आया सी ऑप्शन 44। चलिए बच्चे लोग, अब यहाँ पे हमें एंथैल्पी के बारे में कुछ बातें पता लगी हैं। क्या बातें पता लगी हैं? आइए। सबसे पहली बात, नंबर वन क्या पता लगा है आपको? कि ये एक, पहले तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कैसी प्रॉपर्टी है ये एक्सटेंसिव। मैंने वहां लिखवाया था डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, पहली बार देख रहे हो, अजीब लग रहा है, तो बिल्कुल आंसर बताऊंगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से क्वांटिटी पे, मास पे, साइज पे डिपेंड करती है, जबकि इंटेंसिव नहीं करती है। तो ये है आपकी एंथैल्पी। नंबर टू, इट इज अ स्टेट फंक्शन। अब आप बोलोगे सर इसको स्टेट फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों लोग ये भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में करवाया था, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। एच फाइनल माइनस एच, मैंने कहा था ना, इट इज इम्पॉसिबल। देखो डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, डेल एच निकाल रहे हो, तो इसलिए कैसा हो गया? स्टेट फंक्शन। नंबर थर्ड, फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल एच इज इक्वल टू, बच्चों लोग डेल एच कैसे जीरो हो गया? क्योंकि ऑल द स्टेट फंक्शन विल बिकम जीरो फॉर साइक्लिक प्रॉपर्टी। किस पे डिपेंड करता है? फॉर साइक्लिक प्रॉपर्टी। साइक्लिक प्रॉपर्टी, साइक्लिक प्रोसेस के लिए ऑल द स्टेट फंक्शन विल बिकम जीरो। एंथैल्पी भी था, इंटरनल एनर्जी भी था, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो अक्सर सबसे ज़्यादा परेशान करता है। ये हमने एंथैल्पी के बारे में सीखा, अभी बहुत कुछ सीखना है और ज़्यादा हमें सीखना है इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। ज़्यादा किसके बारे में सीखना है हमें? इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो आइए थोड़े से न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। ये बात हमने पॉइंट्स यहाँ से क्लियर कर लिए। देखिए इस क्वेश्चन को। बच्चों लोग, ये क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रीली एंड आइसोथर्मली at 300 Kelvin from 10 liter to 100 liter. If E is equal to 0, then value of delta H. मैंने आपसे एक ही बात बोली थी और हमेशा एक ही बात बोलूंगा कि del H is equal to del U इंटरनल एनर्जी है, del E। तो एक काम करते हैं, del U यूज कर लेते हैं। del PV मतलब del H is equal to del U प्लस, हमेशा मैंने कहा ना इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब इसने पूछा बच्चों del H क्या है, मैंने तो खटक से इसका आंसर डी टिक कर दिया। मैंने क्या कर दिया? इसका आंसर डी टिक कर दिया। अब आप बोलोगे कि सर ये डी क्यों टिक किया आपने? डी कहां से आ गया? del E तो जीरो है, मतलब ये del U ही तो जीरो है। बच्चों लोग क्या करूं, कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। del U हो गया जीरो और ये भी हो गया जीरो, del H भी हो गया। ओके सर, ये तो आप बस आंसर लिखते जा रहे हो, सॉल्यूशन इसका बता ही नहीं रहे हो जीरो क्यों हुआ। तो आइए समझाते हैं। ये है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस आइसोथर्मली, मतलब क्या नहीं होता था एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमने प्रेशर गलती से लिख दिया, ये इसको सही कर देते हैं। छोटी छोटी गलतियां मेरी माफ करते रहा करो। P1 V1 इज इक्वल टू P2 टू कांस्टेंट टेम्परेचर पे। बॉयल्स लॉ भूल गए? बॉयल्स लॉ सिखाया था ना, आइडियल बॉयल्स। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर P1 V1 टू P2 V2 है तो बच्चे लोग P2 V2 माइनस P1 V1 क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए del H भी क्या रहा आपका? जीरो। मुझे लगता है बच्चे लोग सबको ये बात समझ में आई होगी। तो हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जहां पे आइडियल गैस हो, आइसोथर्मली बोल रहा हो और del E जीरो है तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम एक और चीज पे। बहुत देर से हम एक बात छेड़ रहे थे कि भाई जो del H है वो है हीट कंटेंट या हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। आइए, ये है आपका एंथैल्पी। सब ध्यान से देखेंगे बच्चों लोग। एंथैल्पी आपका होता है del H इज इक्वल टू del U प्लस डेल्टा PV, जिसको हम लिख देते हैं डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। और अगर मैं कहूं del H P मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आप क्या लिखोगे? del U प्लस P, बच्चा लोग V2 माइनस V1। तो यहां से आपकी आई del H P del U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, आइए अभी समझते हैं इस बात को क्या होगा हमारे। अब हम ले लेते हैं आपका एक फेमस रिएक्शन, अगर आपको याद हो, अगर आपको थोड़ा भी याद हो, del U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये क्या था आपका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। del U क्या होता है आपका? भाई del U को ऐसे ही रहने दो। क्यों? वर्क डन क्या होता था? माइनस के P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। सबको थोड़ा थोड़ा आंसर दिख रहा है? del U प्लस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V।
और आप जानते हो कि ये जो प्रेशर एक्सटर्नल कैसा होता है, कांस्टेंट। तो क्या मैं यहां से नहीं कह सकता डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी? इसका मतलब यहां पे मैं दो बातें बोल सकता हूं बच्चों लोग, कि डेल एच है हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट, या आप बोल सकते हो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों लोग समझ में आया कि नहीं आया? सबको ये बात समझ में आई अच्छे से? ठीक है। और अब आप बोलोगे, अगर मैं बोलूं कि ये क्यूवी क्या होता है, तो मैंने आपको अपने इंटरनल एनर्जी मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मैंने ये बात प्रूफ कराई थी। ये बात मैंने आपको प्रूफ कराई थी। चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं ताकि आपको हमेशा ये चीज क्लियर रहे। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। तो डेल एच आपका क्या हो गया? हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट। और हम प्रूफ कर चुके हैं डेल यू क्या होता है आपका क्यूवी, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये क्या है? हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चा लोग, अब इसके ऊपर कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो क्वेश्चन क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी से रिलेटेड होता है। एम्स का तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, एम्स तो बहुत डालता है उसको, और कभी कभी मैंने उसको नीट में भी देखा है। तो आइए देखते हैं कैसे। बच्चे लोग, मैंने आपको एक रिलेशन लिखवाया था, अगर आपको याद हो, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। अब कहते हैं कि C तो कुछ होता ही नहीं है, जैसी कंडीशन दे दोगे बेचारा वैसे ही घूम जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे कहोगे बेचारा वैसे घूम जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसे। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्यू वी एन सी वी डेल्टा टी। तो क्यू वी क्या हो जाएगा? यहां से भी प्रूफ किया डेल यू, तो डेल यू क्या हो जाएगा? एन सी वी डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्यूपी ये मैं आपको पहले डेराइव करा चुका हूं, एक बार रिवीजन में बता दिया। यहाँ पे एन सी पी डेल्टा टी, क्यूपी क्या है आपका? डेल एच एन सी पी डेल्टा। ये बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं? अब आप लोगों को मैंने बोला था सीपी और सीवी के बारे में, तो मैंने नेक्स्ट अपने लेक्चर नंबर 4 में भी, लेक्चर नंबर 2 में भी, इवन लेक्चर 3 में मैंने डिस्कस किया था कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों लोग सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर एंड सीवी इज इक्वल टू एफ बाय 2r। व्हाट इज एफ? तो मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और आज भी अगर कोई लोग पहली बार मेरे लेक्चर देख रहे हैं, तो आप डालेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 2 हीट के ऊपर, जहां मैंने ये सब कुछ समझाया था। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को याद ना हो तो यहां से हम दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सबको आया समझ में? और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स होता है, मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, चलिए कोई बात नहीं, एक बार और रिवीजन हो जाएगा। मोनो एटॉमिक गैस के लिए होता है 3, डाई एटॉमिक गैस के लिए होता है 5 एंड पॉली एटॉमिक गैस के लिए होता है 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा हम टफ करके देखते हैं, मतलब थोड़ा सा इसी के ऊपर हम क्वेश्चन को जान के देखते हैं, तो आपके लिए सीखना और आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। आइए, क्वेश्चन है 0.5 मोल्स ऑफ हीलियम ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस।
100 है तो 100 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 0 to 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेट डेल्टा एच, कैलकुलेट डेल्टा एच। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। हम तो फॉर्मूला जानते हैं कि डेल एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। मैं जानता हूं कि n यहाँ पे आएगा 0.5, Cp मुझे निकालना है, डेल्टा टी होगा 60। आधे लोग परेशान मत होना सर, डिग्री सेल्सियस में केल्विन में निकालो। बच्चे, चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो हमेशा सेम होता है। हमेशा कैसा होता है? सेम होता है। आइए पहले हम देखते हैं, Cv की वैल्यू होती है F/2R और Cp की वैल्यू होती है Cv प्लस, यहां मैंने आपको लिखवाया भी है, देखिए ये चीजें। ठीक है, आइए अब ऑक्सीजन कैसी गैस है? ऑक्सीजन गैस है बच्चों लोग डाई एटॉमिक। तो डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 5। देखो अभी कराया था ना, क्या होता है? 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना होता है? 5 होता है। तो अब अगर आप लोग ये सब सीख गए हो 5, और यहाँ पे आपका आ जाएगा CV 5/2R। आर को ले लो आप 2 कैलोरीज में, तो ये आ गया 5 कैलोरीज। यहाँ लिखो CV हो गया 5, आर हो गया 2, तो ये हो गया बच्चा लोग 7 कैलोरीज। तो यहाँ पे आ गया 7। तो ये कितना आएगा आपका? इसे डिवाइड करके देख लीजिए, 210। बच्चा लोग समझ में आया कि अब यहाँ पे अगर वो आपसे पूछता, मैं तो इस क्वेश्चन में और ऐड कर देता हूँ, अगर वो डेल्टा यू पूछता तो भी निकाल देते आप इसको, क्योंकि डेल्टा यू चाहे कैसे भी निकालो, डेल्टा यू को आप कैसे भी निकालो वो हमेशा एन सीवी डेल्टा टी ही रहेगा। बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया? बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है ये वाली बात? सबको क्लियर है ये वाली बात? तो आइए इसी बात पे एक दो न्यूमेरिकल्स करना तो बनता है इसके ऊपर। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा बच्चे लोग, ये अगर आप ये मोनोटॉमिक वाला है, प्लीज इस लेक्चर को मेरा जरूर देखिएगा। मोनोटॉमिक गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। डायटोमिक में आपका ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। पॉलीएटॉमिक में आपका O3, SO2, SO3 सब आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ठीक है, आइए पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। When 1 mole of gas is heated at constant volume, temperature get raised from 298 Kelvin to 308 Kelvin. Heat supplied to the gas is 500. Then which of the following is correct? बच्चों लोग बहुत इजी है, एक पुराने क्वेश्चन का भी रिवीजन कर दिया हमने यहाँ पे। हीट सप्लाइड टू द गैस मतलब सिस्टम को, तो प्लस 500। आपने कांस्टेंट वॉल्यूम में किया है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। अब डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू क्यू क्या है? 500 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 500 क्यू, मतलब तब बी ऑप्शन। क्लियर है बच्चों सबको? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज किया हमने यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। बच्चों लोग ये क्वेश्चन मेरा बहुत फेवरेट है। ये सीवी दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? सीवी। सीवी इज इक्वल टू 20 जूल पर केल्विन। बच्चों लोग बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब ये समझो मैं इसको आपके दोनों तरीके बताऊंगा, ये कहाँ गलत है और ये क्यों गलत है। इस क्वेश्चन में बच्चा क्या गलती करता है ये बात मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा, बहुत बढ़िया तरह से बताऊंगा मैं आपको उसको, क्योंकि ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का, बहुत धोखा देता है इसने। मतलब ये क्वेश्चन एडवांस हो, मेंस हो, नीट हो या ए कोई भी, मेंस का हो, एडवांस का हो, नीट का हो, एम्स का हो, कहीं पे भी हो, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसने कहा कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली फ्रॉम अ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस
If the work done by the gas in the process is 3 kilojoule, then calculate the final temperature will be equal. बच्चे लोग पहले तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो लगाऊंगा del u is equal to w, del u is equal to q plus. अब मेरी कहानी यहां से बनेगी, कैसे बनेगी आइए बच्चे लोग, एडियाबेटिकली मतलब q is equal to 0 एंड बच्चा लोग del u is equal to 0 plus w. del u यहां से क्या आ गया w. अब del u क्या होता है n cv डेल्टा t इज इक्वल, तो w आ गया आपका n cv डेल्टा t. वर्क डन कितना दिया है 3, नंबर ऑफ मोल्स 1, cv दिया हुआ है 20 और यहां आ गया इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है T2 माइनस T1 दिया है हमें 300 केल्विन और T2 हमें निकालना है. अब जब मैं इसको यहां पे, ये इसने दिया हुआ है, बहुत ध्यान से जरा इसको देखना, बहुत ध्यान से देखना गलती कहां करते हैं बच्चे. यहां तक सबको क्लियर है बच्चे लोग? आइए, एन सी वी T2 माइनस T1, बच्चे लोग 3 किलो जूल तो 3000 जूल, N1 हो गया, CV 20 हो गया, T2 माइनस 300. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 150, और आंसर आया 450 केल्विन बी, और जबकि आंसर था सी ऑप्शन, जबकि आंसर था सी ऑप्शन. अब मुझे यह समझना है कि भाई क्या गलती की हमने, हम परेशान हो जाएंगे. ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन मेरे टाइम से है और मैंने इस क्वेश्चन को जितनी बार देखा है उतनी बार ये माइंड से स्किप हो जाती है एक बात कि आंसर तो 450 है, फिर हम लोग क्या सोचते हैं, अरे क्वेश्चन ही गलत है. दिमाग में क्या आता है, क्वेश्चन ही गलत है, हमने तो सही किया है. नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है. यहां पे एक चीज है, हमने एक चीज पे गौर नहीं किया. वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस मीन्स वर्क डन माइनस 3 किलो जूल मीन्स माइनस 3000 जूल. ये गलती हम करे बैठे थे, हम ये गलती करे बैठे थे. यहां पे आई बात समझ में? ये बच्चा 90% गलती करता है. बच्चों लोग एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, हमेशा देखना उसने वर्क डन बाय द सिस्टम दिया है, ऑन द सिस्टम. प्लस माइनस की गलती मत करके आना. पेपर बनाने वाला बड़ा स्मार्ट है, वो जानता है बच्चा कहां गलती करेगा, वो माइंड गेम खेलता है कि बच्चा यहां पे गलती करेगा ही करेगा. 150 केल्विन. बच्चा लोग जल्दी बताओ कैसा लगा आपको, ये समझ में आया कि नहीं आया, था कि नहीं सटीक क्वेश्चन एकदम? बच्चे लोग था कि नहीं सटीक? एकदम बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब मेरे को लगता है जबरदस्त क्वेश्चन था ये कि इसमें हमें ये वाली बात उसने याद दिलाई, वर्क डन बाय द गैस मतलब एक्सपेंशन. चलिए, ऐसे ही क्वेश्चनों का आज मेरे पास बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे हम टॉपिक के साथ. तो ये तरीका होता है, हमेशा आप भी इस तरीके को याद रखिए. मैंने देखा है 90% लोग क्या करते हैं, पहले पूरा टॉपिक खत्म करते हैं और पूरा टॉपिक खत्म करने के बाद ना फिर वो करते हैं, मतलब कि हम उसके बाद जो है रिवीजन करेंगे, हम उसके बाद जो है सारे क्वेश्चन करेंगे. नहीं, हमेशा पहले एक टॉपिक खत्म करो और उस टॉपिक के बाद नेक्स्ट अपना रिवीजन भी करो, तभी फायदा होता है सीखने का. तभी क्या होता है बच्चा लोग, फायदा होता है सीखने का. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए हमारे पास एक ऐसा ही क्वेश्चन और है जिसपे हमें ध्यान से हमें उस क्वेश्चन को देखना है. ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज एन आइसोएर्जिक रिवर्सिबल चेंज. ये पता है नीट की एक हैबिट हो गई है, नीट हो या एम्स हो या कोई भी एग्जाम हो, इवन मेंस एडवांस का भी है, वो कभी कभी एक क्वेश्चन में एक ऐसी टर्म दे देगा कि जो बच्चा कभी भी नहीं सीख पाएगा. अब ये क्वेश्चन किसी के पास आ जाए, वो कैसे करेगा उसे? अगर पहली बार मैं भी इस टर्म को देखता तो मेरे माइंड में एक ही डाउट आता, शायद ये कुछ मतलब वर्ड थोड़ा गड़बड़ कर दिया है इन्होंने, वर्ड का कोई एरर है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, या किसी ने कुछ टाइपिंग एरर आ गया है. यहाँ पे आइसोएर्जिक तो कभी सुना ही नहीं हमने, क्या प्रोसेस होता है. हमने तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कुछ ही के नाम सुने, जैसे हमने सुने आइसोथर्मल,
एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, है ना, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, साइक्लिक प्रोसेस, ये कहाँ से आ गया? तो ये मैंने आपको आज इसीलिए बताया है ताकि मैं इस नाम को आपके पास इंट्रोड्यूस कर सकूं, आपके पास क्या कर सकूं, इस नाम को इंट्रोड्यूस कर सकूं। क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि इसका मतलब होता है फॉर आइसोएर्जिक प्रोसेस डेल यू इज इक्वल टू जीरो। इसको तुरंत नोट कर लें अपनी नोटबुक में, आइसोएर्जिक प्रोसेस डेल यू इज इक्वल टू। देखा आप लोगों ने क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, पर हमें ये बात हमेशा याद रखनी। इसी सिर्फ इसी आइसोएर्जिक के लिए ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवाया। तो अब आप जानते हैं भाई डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जीरो हो गया। ये क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू क्या हो गया आपका? माइनस डब्ल्यू। अब आपने क्या किया, इसने क्या किया है, वॉल्यूम को डबल कर दिया है, मतलब एक्सपेंशन किया है। तो वर्क डन क्या होता था? -2.303 एन आर टी लॉग E2 बाय। अब आप यहां से वैल्यू पुट करेंगे, माइनस के 2.303 एंड 1 दिया हुआ है। अब डिपेंड करता है कि आप इस आंसर को कैलोरीज में निकाल रहे हो या आप इस आंसर को जूल में निकाल रहे हो। तो कोई बात नहीं, बहुत देर से हम कैलोरीज यूज करते हैं, इस बार जूल का भी करते हैं। 8.314, टेम्परेचर दिया है 298 एंड यहाँ पे आ गया log 2। जब आप इसका पूरा सॉल्व करोगे तो वर्क डन आ जाएगा 1712, सॉरी, यहां से वर्क डन आएगा 1717.2 जूल, वो भी किसके? माइनस के। तो क्यू क्या है? क्यू है माइनस ऑफ, तो क्यू आ जाएगा +171.2 जूल। अब थोड़ी देर पहले ही मैंने एक बात बताया था कि अगर आपका डेल यू जीरो हो और आइडियल गैस हो तो डेल एच भी जीरो हो जाता है। अभी सिखाया था ना मैंने, यहाँ पे एक क्वेश्चन याद करो, ये देख रहे हो आप कि यहाँ पे ये देखा, यहाँ पे क्या था? आइडियल गैस था, आइसोथर्मली था, तो डेल एच कैसा हो गया? अपने आप ही जीरो हो गया। यहाँ से क्लियर हुआ सबको? तो ये बात क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर हम बाकी क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, इसका क्या यूज है सर, कब करेंगे इसको हम आज ही करेंगे। बट वो करने से पहले हमें एक चीज डिस्कस करनी है आज आप लोगों से। आइए देखिए क्या डिस्कस करना है आपसे। हम लोगों ने रिलेशन सीखा डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस P2V2 माइनस P1। क्या सीखा हमने? P2V2 माइनस P1, मतलब डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल्टा पीवी। यही हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। यहां पे वो एक बात कहना चाहिए कि ये सिर्फ इस टाइम पे ये बात करना चाहता है गैसियस सिस्टम की। किसकी बात करना चाहता है? कि सिस्टम में सिर्फ आपके पास गैस हो। तो डेल एच डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, सिर्फ वो सिस्टम में गैस को कंसीडर करना चाहता है। अब ये डेल एन जी क्या है बच्चे लोग? डेल एन जी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ओनली गैसियस फेज माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ओनली गैसियस फेज। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, थोड़ा सा और डिटेल में जाइए तो बड़ा मजा आएगा समझने। बिल्कुल आएगा मजा, आइए। हमने सीखा कि डेल एच डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, और हमने सीखा यहां से कि डेल एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस फेज के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसियस फेज के। अब मैंने आपसे कहा कि इफ डेल एन जी इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट सिचुएशन, तो क्या मैं नहीं बोल सकता डेल एच इज इक्वल टू डेल यू?
क्या मैं नहीं बोल सकता डेल एच इज इक्वल टू डेल यू, ये जीरो हो जाएगा। आते हैं सेकंड पॉइंट। नंबर 2, डेल एन जी अगर आपका हो पॉजिटिव तो आप बोल सकते हो डेल एच इज ग्रेटर देन डेल यू। थर्ड, अगर आपका डेल एन जी हो नेगेटिव तो आप बोल सकते हो सर डेल एच इज लेस देन डेल यू। आप बोलोगे सर मजा तो आया समझने में, बट क्वेश्चन से समझाओ ना। आइए क्वेश्चन देते हैं। H2 गैस प्लस Br2 गैस 2HBr गैस, इसके लिए डेल एन जी क्या होगा? पहले डेल एन जी निकालो बच्चों। डेल एन जी का मतलब पता है क्या होता है? जो गैस के प्रोडक्ट्स हो ना उनकी स्टीशियोमेट्री देखो। गैस है, क्या स्टीशियोमेट्री है? 1। गैस है 1, गैस है बच्चों लोग 2। तो डेल एन जी क्या हुआ? 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब डेल एच इज इक्वल टू। बच्चे लोग समझ में आया कि नहीं आया? बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं, एक और करते हैं। देखिए डेल एन जी इज अपने आप ट्राई करेंगे। मैंने क्या कहा? सिर्फ गैस को देखो। 2 1, बच्चा लोग 4 माइनस 2 समझ में आया? ओनली गैस देखना है। आइए एक और करते हैं। ECl3 गैस, Cl2 गैस। ये ना डायरेक्ट साइन भी है, इस पे रिवर्सिबल साइन मत लगाना। आप लोग इस साइन को मत देखना। ये मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसे लिखता है, इसको मत देखना आप। इसको ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में आएगा। आप स्ट्रेट एरो का ही यूज करेंगे। ब्लेस मी। ये एरो यूज किया आपने तो ये हो गया PCl5 गैस। तो डेल एन जी इज इक्वल टू 1 1 हो गया 1 माइनस 2 पे प्लस 2 था तो डेल एच इज ग्रेटर देन डेल यू। -1 आया तो डेल एच इज लेस देन डेल। ओनली गैस के। अब आप बोलोगे सर आप तो जानबूझ के गैस के रख रहे हो, थोड़ा टफ भी तो रखो, थोड़ा अजीब सा रखो। लो नेक्स्ट पेज पे रख देते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 गैस। अब आपको इसका कैसे निकालोगे? तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने क्या कहा? सिर्फ गैस। आप बोलोगे सर अगर सिर्फ गैस का लेंगे तो सॉलिड का क्या करेंगे? 0। बच्चा लोग 0 यानी कि 1। तो ये हो गया 1 माइनस 0 प्लस 1। तो डेल एच इज ग्रेटर देन डेल यू। बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब इसी के ऊपर क्यों ना एक दो क्वेश्चंस कर लिए जाएं। ये सबको क्लियर हो गया बच्चों लोग? ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए समझ में हमेशा क्वेश्चन से ही आता है। समझ में हमेशा क्वेश्चन से ही आता है। आइए देखिए। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेल एच वी विल बी इक्वल टू डेल यू। डेल एन जी लिख लीजिए सबका। डेल एन जी
फर्स्ट वाले का डेल एन जी क्या होगा 0 -3/2, तो ये तो नहीं होगा, इसके लिए डेल एन जी आना चाहिए 0। देखो 1 1 2 2 - 2 बच्चा लोग 0, मतलब ये तो पहले ही आंसर आ गया। कोई बात नहीं, इसका भी निकाल देते हैं डेल एन जी। थर्ड वाले का डेल एन जी क्या होगा 1 - 2 -1, देखो ये 1 और ये 2, आइए इसका निकालते हैं डेल एन जी। 2 - 5 -3, तो 100% बी ऑप्शन, 100% बी ऑप्शन। बच्चा लोग अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ अ रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली सॉलिड एंड लिक्विड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बच्चा लोग गैस है ही नहीं, गैस है ही नहीं, तो ऐसे केस में बी ऑप्शन। तो आइए ये नोट्स में अपने सब पेन कॉपी उठा लीजिए और देखिए डेल एन जी इज इक्वल टू 0 ये कब कब हो सकता है। तो इसकी पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, व्हेन द रिएक्शन इज, एक मिनट, पहले हम ये वाला पॉइंट लिखवाते हैं जो आपने ऑलरेडी यहां पे सीखा है। व्हेन रिएक्शन involves only solid and liquids, when equal solid and liquids, उससे क्या होता है कि आपका डेल वी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। डेल वी 0 हो जाएगा तो पी डेल वी, बहुत ध्यान से देखेंगे इसे, बहुत ध्यान से देखेंगे कि जब आपका गैस ही नहीं है, डेल एन जी तो वैलिड सिर्फ गैस के लिए है ना, तो फिर कुछ डेल एन जी इक्वल टू किसके लिए, वो सॉलिड लिक्विड है नहीं तो गैस है ही नहीं। और ये भी बोल देते हैं कि पी डेल वी इज इक्वल टू कि पी डेल वी इज इक्वल टू डेल एन जी आर टी, ये भी क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन से मैच करता है रीजन। आइए नंबर 2, व्हेन रिएक्शन इज carried out in a closed vessel, when a reaction is carried out in a closed vessel। बच्चा लोग एक बात बताओ, जब closed vessel में होगा कहीं ना कहीं इन दोनों का मतलब सेम है। अगर रिएक्शन closed vessel में होगी तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। when a reaction is carried out in a closed vessel, सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर दो कंडीशन हमारी ऐड हो गई, व्हेन डेल एन जी इज इक्वल टू 0। बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया, सबको सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। आइए देखिए इस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि रिएक्शन एट, हमने तो एक ही चीज सीखी है, डेल यू डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, तो भाई ये तो क्यूपी था, याद आया, क्यूवी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल एन जी आर टी, तो क्यूपी माइनस क्यूवी डेल एन जी आर टी। अब डेल एन जी निकाल लो, गैस में सिर्फ ये है और ये है, तो यहां से डेल एन जी आएगा माइनस, कितना आएगा, -3। तो आप लोगों को यहां से याद रखना है कि -3 आर टी, -3 आर टी से आप इसको निकाल सकते हैं। देखा आप लोगों ने हीट डिफरेंस निकालने के लिए, तो ये -3 8.314 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 298, टेम्परेचर कितना है 298 है। तो यहां से आप एक चीज का ध्यान दीजिए, माइनस में है, इसको ले लीजिए 8 8 3 जा 24, 24 3 जा 7200, तो अप्रोक्सीमेटली ए ऑप्शन।
अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा आपका ए ऑप्शन। मैंने डायरेक्ट लगा दिया ना, इसको मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ 300, 3 8 24, 24 3 72, तो सब में देखिए डिफरेंस है अच्छा खासा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले दिखाया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आइए इसको देखिए, क्वेश्चन को डेल एच ये तो हो चुका है हमारा। एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन इज दिस, देखिए डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। अब डेल यू क्या है, माइनस के 92.38 प्लस डेल एन जी क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 माइनस 4 माइनस 2, तो माइनस 2 किसमें निकालना है, जूल में निकालना है, 8.314, टेम्परेचर 298। अब एक गलती मत कर बैठना, ये मैंने लिया है किलो जूल में, किस में लिया है मैंने, ये किलो जूल में, तो इसको भी डिवाइड बाय मुझे 1000 करना होगा, मुझे डिवाइड बाय 1000 इसे करना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो माइनस के 92.38, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सॉल्व, आप डायरेक्टली वैल्यू देख लीजिए, यहां वैल्यू पुट करोगे डेल्टा एच, ठीक है। तो इसने डेल्टा एच दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट जरा, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, आप जरा ध्यान से देखेंगे। डेल्टा एच, डेल्टा यू पूछा है इसने यहाँ पे, क्या पूछा है, डेल्टा यू पूछा है इसने यहाँ पे। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, फॉर्मूला सेम रहेगा, डेल्टा एन जी आर टी। हमें लगा कि डेल्टा यू है, कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं हमसे, तो हमें थोड़ा सा इसके लिए सॉरी दे दीजिए, -2, ठीक है। तो डेल एच यहाँ पे है माइनस के 92.38, हमें लगा डेल्टा यू पूछा है उसने, तो माइनस के 2 आर 8.314, टेम्परेचर 298। बच्चों लोग एक चीज ध्यान रखना, जो गलती मैंने की थी वो आप ना करें, यहां पे इसको डेल्टा एच देखे डेल्टा यू पूछे। दूसरा, ये किलो जूल में है, ये जूल में है, तो इसको डिवाइड बाय 1000 कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस के 87.42 किलो जूल, 87.2 किलो जूल। बच्चे लोग हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी माइंड में एक ऐसा फैक्टर आ जाता है कि स्टक हो जाता है और हम आपको कुछ सोच नहीं पाते क्वेश्चन कैसे करें, तो उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान दीजिए कि एंथैल्पी चेंज पूछा है या डेल यू पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप यहां पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए इस क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही पूछा है। तो मैंने क्या कहा, एक क्वेश्चन तो होमवर्क में बनता है, एक क्वेश्चन तो होमवर्क में बनता है। बच्चे लोग आज के लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मैं होप करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में भी आया होगा। तो मेरा बस आप लोगों से एक ही कहना है, घर पे जाइए इसके टॉपिक को रिवाइज कीजिए, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बनाइए इसके ऊपर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूं थर्मोकेमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करने वाला हूं बच्चे लोग, मैं थर्मोकेमिस्ट्री। वो पार्ट है किसका, थर्मोडायनामिक्स का ही, एंथैल्पी बेस्ड है वो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया बच्चे लोग उसका रिविजन कीजिए, और वो करने से पहले थोड़ी बातें एक बार फिर बताना चाहूंगा मैं आपको कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद आप प्लस में जाएंगे बच्चे लोग, और प्लस से जाएंगे आप डायरेक्टली नीट यूजी, और नीट यूजी से आप जाएंगे सीधा सब्सक्रिप्शन। बच्चे लोग ये मेरा कोड है, इस कोड का यूज करना बिल्कुल ना भूलें। इस कोड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको ये बता देता हूं बच्चों, ठीक है। इस कोड के बेनिफिट्स आप देख लीजिए, ठीक है। इस कोड के बेनिफिट हैं कि बच्चों आपका एक कोर्स है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। मैं प्रेफर करता हूं 12 मंथ है 24 मंथ। 12 मंथ का कोर्स है क्लास 12th के लिए एंड ड्रॉपर्स के लिए, एंड 24 मंथ 9th, 10th एंड 11th क्लास। आप मेरे इस कोड का यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलता है फॉर 1 ईयर,
आफ्टर डिस्काउंट 34,200 रुपीज आपको देना पड़ेगा, एंड फॉर 24 ईयर्स यू हैव टू पे 58,500 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट। बच्चे लोग ये मेरा एक कोड है, इसको यूज करना। बच्चे बार बार मैं एक बात बोलूंगा, मेरा काम है सिर्फ आपको सिखाना, उसके बाद आपका काम है उसके ऊपर मेहनत करना। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया उसके ऊपर होमवर्क कीजिए, इस क्वेश्चन के टॉपिक्स को बार बार रिवाइज कीजिए, इस पे न्यूमेरिकल बनाइए, और इस पे जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं उतने आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कीजिए। घर पे जाके रिवाइज करेंगे तो ही आपको सीखने को मिलेगा, अदरवाइज कंफ्यूज होते रहोगे टॉपिक में हमेशा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन। और बच्चों लोग इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशली कई बार बोला, वन ऑफ माय फेवरेट एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। क्यों था वो ही बताया। बच्चे लोग हर क्वेश्चन को करते वक्त मैंने बच्चों आपको बताया है आपने क्या गलतियां की हैं, तो वो गलतियां आपको हमेशा याद रखनी हैं। ठीक है, मैं होप करता हूं आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे और उसमें पढ़ेंगे हम लोग थर्मो केमिस्ट्री।